There's no excuse for you fighting the way you did. You have Saiyan blood running through your veins. इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं बारडॉग को, जिसके हाथ में एक गोल चीज़ थी और उसके अंदर वो पूरे के पूरे टूर्नामेंट ऑफ पावर को देख रहा था। वो ये देखकर शॉक होता है कि टूर्नामेंट ऑफ पावर के अंदर अभी पूरे 3 लेजेंडरी सेंस है। इस मोड पर बारडॉग मल्टीवर्स के काफ़ी ज़्यादा पास था। वो चाहे तो मल्टीवर्स में आ सकता था, पर अब वो मल्टीवर्स में आने की जगह मल्टीवर्स से थोड़ा थोड़ा दूर जाने लग जाता है। और यहाँ पर बारडॉग शायद से एक ऐसी चीज़ जानता है जिसे हमने एक्सपेक्ट नहीं करा था। फिर सीन शिफ्ट होता है टूर्नामेंट ऑफ पावर में। हम देखते हैं यहाँ पर जिरेन एक जगह पर बैठे अपनी आंखें बंद करे मेडिटेशन कर रहा था और उसकी पूरी टीम अपना काम कर रही थी, यानी कि एनिमीज़ को एलिमिनेट कर रही थी। इस मोड पर जो जिरेन है उसे ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर वो स्ट्रॉन्गेस्ट है, पर जिरेन एक चीज़ काफ़ी अच्छे से जानता है, जो ब्रोली नाम का कैरेक्टर है वो उसे काफ़ी ज़्यादा तंग करने वाला है। इस मोड पर जिरेन मेडिटेशन कर रहा था, पर जो हमारा प्यारा कैरेक्टर डिस्पो है वो आखिर शिकार की तलाश कर रहा था, क्योंकि अगर उसे टूर्नामेंट को जीतना है तो फिर उसे एनिमीज़ को एलिमिनेट करना ही होगा। वो ऐसे ही ट्रैवल करते करते उसे दिख जाता है फ्रीज़ा। इस मोड पर डिस्पो अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती करता है। वो फ्रीज़ा को पीछे से पंच मारने की कोशिश करता है, पर यहाँ पर फ्रीज़ा पूरी तरीके से अलर्ट था। इस मोड पर फ्रीज़ा डिस्पो की तरफ देखता है और यहाँ पर फ्रीज़ा का चेहरा काफ़ी ज़्यादा इविल लग रहा था। इस मोड पर फ्रीज़ा उसे कहता है, पीछे से मारना बुरी बात है, तुम्हें ये मैनर्स किसी ने सिखाए नहीं। पर डिस्पो फ़ायदा उठाकर फ्रीज़ा को ही पटक देता है। पहले तो फ्रीज़ा काफ़ी ज़्यादा घायल लग रहा था, पर फ्रीज़ा को असलियत में इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। फ्रीज़ा इस मोड पर डिस्पो पर अपनी डेथ बीम से अटैक करने लग जाता है, पर डिस्पो उन अटैक्स को काफ़ी आसानी से डॉज कर लेता है और इस मोड पर डिस्पो एक काफ़ी पावरफुल अटैक फ्रीज़ा पर करता है और फ्रीज़ा इस अटैक से बच नहीं पाता और काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाता है। इस मोड पर डिस्पो फ्रीज़ा पर दूसरा अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है और आगे बढ़ता है, क्योंकि ये जो दूसरा अटैक होने वाला है ये पहले अटैक से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होने वाला है। इस अटैक से फ्रीज़ा पक्का एलिमिनेट हो जाएगा। इस मोड पर जो डिस्पो होता है वो एकदम से रुकता है और थोड़ा सा पीछे छलांग मारता है। वो कहता है, हाँ मुझे लगा ही था, अभी तक हमारी बैटल में किसी ने इंटरफेयर क्यों नहीं किया, तो तुम आ गए इंटरफेयर करने के लिए। और इस मोड पर हम देखते हैं फ्रीज़ा को डिफेंड करने टर्लस आया है। इस मोड पर टर्लस फ्रीज़ा से कहता है, फ्रीज़ा क्या तुम जानते हो यूनिवर्स 6 में भी तुम्हारी तरह एक छिपकली है, तो क्यों ना तुम उस छिपकली से लड़ो, इसे मेरे हवाले कर दो। और इस मोड पर जो टर्लस है वो एकदम से एक फाइटिंग स्टांस बना लेता है और जो डिस्पो है वो भी एक फाइटिंग स्टांस बना लेता है। और इस मोड पर जब टर्लस डिस्पो के फाइटिंग स्टांस को देखता है तब वो एक हल्की सी स्माइल करता है। इस मोड पर डिस्पो टर्लस के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वो इस मोड पर टर्लस को पंच मारने का एक एक्शन करता है, पर वो पंच टर्लस को नहीं मारता, ज़मीन पर मारता है और उसे किक मारने की कोशिश करता है। इस मोड पर डिस्पो का पूरा प्लान था टर्लस को डिस्गाइज करने का, और इस मोड पर उसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा तेज़ थी। पर एक चीज़ जिसे देखकर हम थोड़े से शॉक होते हैं, तो बात ऐसी है जब डिस्पो ने इस मोड पर टर्लस को पंच मारने का एक्शन किया था और वो पंच उसने जब ज़मीन पर मारा तभी टर्लस इस मोड पर चीज़ें समझ गया और वो एकदम से डिस्पो के साइड हो गया, जिससे कि ये पंच इस मोड पर टर्लस को नहीं लगा। पर हाँ, यहाँ पर जो टर्लस है वो एक काफ़ी पावरफुल किक सीधा डिस्पो के चेहरे पर करता है और वो इस मोड पर चिल्लाता है, अगर तुम्हें किसी वॉरियर की तरह लड़ना है तो किसी वॉरियर की तरह लड़ो, अगर तुम्हें किसी असैसिन की तरह लड़ना है तो किसी असैसिन की तरह लड़ो, पर अगर तुम जोकरों की तरह लड़ना चाहते हो तो फिर मैं तुम्हें तड़पा तड़पा के मारूंगा, तुम्हारी जान तो नहीं लूँगा पर तुम्हारी हड्डियाँ ज़रूर तोड़ दूंगा। इस मोड पर डिस्पो को टर्लस की बातों से कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, पर हाँ इस बैटल में डिस्पो काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो जाता है। यहाँ पर जो टर्लस है वो उसे काफ़ी सारे चांस देता है और उसे कहता है, एक तो किसी असैसिन की तरह लड़ो या फिर किसी वॉरियर की तरह लड़ो, मैं इन दोनों तरीके से लड़ना काफ़ी अच्छे से जानता हूँ, पर अगर तुम किसी जोकर की तरह लड़ोगे तो फिर ये तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा होगा। बट यहाँ पर डिस्पो टर्लस की सारी बातों को इग्नोर कर रहा था और एक पॉइंट ऐसा आ जाता है जब टर्लस इरिटेट हो जाता है। इस मोड पर डिस्पो की वजह से टर्लस काफ़ी हद तक इरिटेट हो चुका था। इसकी वजह से उसने सोचा कि जल्दी से इसका काम तमाम किया जाए, पर इसके ही तरीके से, ताकि इसे ये पता चले कि जब तुम ऐसी चीज़ करते हो तब सामने वाले को कैसा लगता है। इस मोड पर जो टर्लस है वो गैलेकन जैसे अटैक का एक्शन करता है, पर शूट डेथ बीम्स को करता है।
इससे जो डिस्पो होता है वो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और उसे समझ नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए, और ये अटैक्स काफ़ी ज़्यादा फास्ट थे। इस मोड पर जो डिस्पो है वो उन अटैक से काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाता है, पर यहाँ पर वो चीज़ें नहीं कर सकता था। इसकी वजह से वो यहाँ पर भागना प्रेफर करता है। वो टर्लस से काफ़ी ज़्यादा दूर भागने लग जाता है और वो इस मोड पर जीरेन टोपो इनके पास आ जाता है ताकि वो यहाँ पर अपने आप को थोड़ा बहुत हील कर सके, फिर इनके साथ बैटल करने में उसे आसानी हो। नो डाउट टर्लस ये सब देख रहा था, पर टर्लस इस मोड पर यहाँ पर बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करता, क्योंकि इस मोड पर टर्लस को डिस्पो को एलिमिनेट नहीं करना था, बस उसे थोड़ा सा शांत करना था, क्योंकि ये हर किसी की बैटल में इंटरफेयर करके प्रॉब्लम्स खड़ी कर सकता था। फिर टर्लस अगले शिकार को ढूंढने के लिए निकल लेता है, क्योंकि इस मोड पर उसे डिस्पो के साथ टाइम पास करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। वो डिस्पो को आखिर में तकलीफ देगा, अभी नहीं। इस मोड पर वीस और बीरस ये दोनों ही इस बैटल को देख रहे थे। यहाँ पर वीस टर्लस की इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं लग रहा था, क्योंकि टर्लस ने इतने अच्छे मौके को हाथ से जाने दिया। इस मोड पर वो डिस्पो को काफ़ी इजीली एलिमिनेट कर सकता था, पर यहाँ पर जो टर्लस है उसने डिस्पो को एक सेकेंड चांस दिया ताकि वो उसे दूसरे बार हरा सके। इस चीज़ का कोई लॉजिक नहीं है अगर वीस के नज़रिए से देखा जाए तो। फिर सीन वापस से शिफ्ट होता है। हम देखते हैं यहाँ पर यूनिवर्स 6 के एक नेमेकियन को, जो इस मोड पर गोहान के सामने खड़ा है। यहाँ पर गोहान और ये नेमेकियन ये दोनों ही एक फाइटिंग स्टांस बना लेते हैं। ये नेमेकियन गोहान से पूछता है, क्या तुम्हारे यूनिवर्स में भी हम नेमेकियंस एग्जिस्ट करते हैं? क्योंकि यूनिवर्स 6 में काफ़ी सारी लोकेशंस पर हम एग्जिस्ट करते हैं, तो फिर क्या यूनिवर्स 7 में भी ऐसा कुछ होता होगा? क्योंकि कहा जाता है कि यूनिवर्स 6 और यूनिवर्स 7 ये दोनों ही एक कज़न यूनिवर्सेस है। इस मोड पर गोहान एक फाइटिंग स्टांस बना लेता है और उस नेमेकियन की बात का जवाब देता है, हाँ यूनिवर्स 7 में भी नेमेकियंस रहते हैं और वो हर एक जगह पर रहते हैं। तुम्हें देखकर मुझे मेरे फ्रेंड पिकोलो की याद आ गई, पर प्रॉब्लम यह है कि वो पूरे 2 से 3 सालों से मिसिंग है। इस मोड पर वो नेमेकियन गोहान से सवाल करता है, क्या तुम्हारे यूनिवर्सेस में ड्रैगन बॉल एग्जिस्ट करते हैं? और अगर तुम्हारे यूनिवर्सेस में ड्रैगन बॉल एग्जिस्ट करते हैं तो क्या तुमने उनकी हेल्प ली है? इस मोड पर इस नेमेकियन को ड्रैगन बॉल्स के बारे में पता है, यानी कि यूनिवर्स 6 की प्लैनेट नेमिक पर हो सकता है ड्रैगन बॉल्स हो। इस मोड पर गोहान कहता है, हमने सिर्फ एक ड्रैगन से हेल्प नहीं मांगी, हमने दो ड्रैगन से हेल्प मांगी। एक जो है प्लैनेट अर्थ का शेनरॉन और दूसरा है प्लैनेट नेमिक का पोरुंगा। हमने इन दोनों ही ड्रैगन्स की हेल्प मांगी, पर ये दोनों ही ड्रैगन्स ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते। इस मोड पर ये जो नेमेकियन है वो ये सारी चीज़ें सुनकर ज़्यादा शॉक होता है। वो सवाल करता है कि आखिर तुम्हारा वो नेमेकियन फ्रेंड गया कहाँ पर। इन दोनों की बैटल स्टार्ट हो जाती है। इन दोनों की इस बैटल में हम देखते हैं गोहान को काफ़ी ज़्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा था, पर कहीं ना कहीं पर गोहान इस बैटल में डोमिनेट कर रहा था और गोहान अपनी लिमिट्स तक पुश हो जाता है। अपनी फैन लिमिट्स पर जाने के बाद गोहान काफ़ी ज़्यादा थक जाता है और एक पॉइंट ऐसा आ जाता है जब गोहान उस नेमेकियन को एलिमिनेट कर देता है और उस नेमेकियन को एलिमिनेट होता हर किसी ने देखा। इस मोड पर हम देखते हैं कि कैलीफ्ला और केल ये दोनों ही एक पत्थर के पीछे छुपे हुए थे, क्योंकि यहाँ पर इनके पावर से काफ़ी ज़्यादा ऊपर चीज़ें हो रही थी, तो इनका थोड़ा सा लेट बाहर आना ही सही था। इस मोड पर जो हिट है वो जैसे इसी चीज़ को देख रहा हो और इस मोड पर हिट धीरे धीरे कर गोहान के पास बढ़ने लग जाता है। वो रास्ते में टर्लस को भी देखता है, पर वो टर्लस के साथ बैटल ना कर गोहान के पास आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर गोहान उसके लिए काफ़ी आसान शिकार हो सकता है। गोहान और हिट इन दोनों के बीच में बैटल स्टार्ट हो जाती है। इन दोनों की इस बैटल में हिट काफ़ी अच्छे से बैटल कर रहा था, बट गोहान भी उसे काफ़ी अच्छे से होल्ड दे रहा था। और फिर एक टाइम ऐसा आ जाता है जब हिट गोहान को टेक डाउन करने में कामयाब हो जाता है, मतलब कि हिट गोहान को एलिमिनेट कर देता है। पर इस मोड पर हम देखते हैं यहाँ पर जो टर्लस है वो ये सब देख लेता है। वो अपनी पूरी स्पीड के साथ आता है और हिट पर एकदम से अटैक करने लग जाता है। वो इस मोड पर हिट के सबसे नाजुक पार्ट्स के ऊपर अटैक करने लग जाता है, जैसे कि उसका हार्ट, उसका गला, उसके गर्दन का पीछे वाला वो पार्ट जहाँ पर सारी नसें केंद्रित होती है, उसके सर का पीछे का एरिया। इस मोड पर ये पार्ट्स के ऊपर टर्लस इतनी ज़्यादा तेज़ी से अटैक कर रहा था, अगर एक भी अटैक थोड़ा सा भी पावरफुल बनता है तो हिट की उसी मोमेंट पर जान चली जाएगी। पर यहाँ पर टर्लस को उस चीज़ से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस मोड पर हिट ने गोहान को एलिमिनेट किया है।
तो फिर यहाँ पर टर्टल्स का एक ही गोल है, कैसे भी करके हिट को काफ़ी ज़्यादा डैमेज करके एलिमिनेट करना। इस मोड पर जो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है हमें वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में देखने को मिल जाते हैं। बस यहाँ पर दो ही गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ऐसे हैं जो खुश है, बीरस और चांपा। असल में इन दोनों की खुशी की वजह ये है कि उनके वही कंटेंडर आउट हुए हैं जिनसे उन्होंने कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करा था, पर जिनसे उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं करा था वो भी काफ़ी अच्छा खेल रहे थे। और यहाँ पर बाकी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन इसके लिए थोड़े से डिप्रेस हमें देखने को मिलते हैं। बेलमॉथ इस वजह से है क्योंकि यहाँ पर सारे ही सेंस पावर अप कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, पर ब्रोली एक बार भी ट्रांसफॉर्म नहीं किया, पर फिर भी उसकी बेस ट्रांसफॉर्मेशन का जो पावर है वो जीरेन के इक्वल में है। और बाकी सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के काफ़ी कम ही कैंडिडेट बचे हैं अभी टूर्नामेंट में। अगर इनके वो कैंडिडेट पूरी तरीके से हार गए तो फिर इन्हें इरेज कर दिया जाएगा। इस मोड पर फर्स्ट रैंक पर यूनिवर्स 7 है, सेकेंड रैंक पर यूनिवर्स 11 है और थर्ड रैंक पर यूनिवर्स 6 है। तो फिर यहाँ पर इन तीनों को इतना डरने की ज़रूरत नहीं है, पर बाकी यूनिवर्सेस काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं। फिर सीन वापस से बैटल अरीना में शिफ्ट होता है। हम देखते हैं यहाँ पर 3 वुल्फ्स की जोड़ी को। इस मोड पर ये जो तीनों ही वुल्फ थे वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। ये लोग इस मोड पर अकेले गोकू को देखकर उसके ऊपर अटैक किए जा रहे थे और यहाँ पर ये 3 होने की वजह से इन्हें कहीं ना कहीं एडवांटेज मिल रहा था, पर गोकू टाइम के साथ पावरफुल बन रहा था। इस मोड पर ये लोग इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज थे। इस मोड पर गोकू अकेला उन तीनों से बैटल कर रहा था, पर काफ़ी अच्छे से हैंडल भी कर रहा था अपनी बेस ट्रांसफॉर्मेशन में। बट तभी इस बैटल को ज्वाइन करते हैं टर्टल्स, रेडिट्स और यहाँ पर गोकू, रेडिट्स और टर्टल्स इन तीनों के वर्सेस वो 3 वुल्फ हो जाते हैं। यहाँ पर जो रेडिट्स है वो उन वुल्फ्स की काफ़ी ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट करने लग जाता है। इससे वो वुल्फ्स अलग ही फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और जो टर्टल्स है वो उन्हें चुपके चुपके से काफ़ी ज़्यादा डैमेज देने लग जाता है। और इन लोगों का मेजर ध्यान तो गोकू को एलिमिनेट करना था, पर ये वो लोग नहीं कर पाए और ये तीनों मिलकर उन वुल्फ्स को भी एलिमिनेट कर देते हैं। इस मोड पर गोकू, रेडिट्स और टर्टल्स ये तीनों ही एक छोटे टाइम के लिए एक साथ आए थे, फिर ये तीनों वापस से अपने रास्ते निकल लेते हैं। बट हाँ, गोकू का इंतज़ार एक नई थ्रेट कर रही थी और यहाँ पर हम देखते हैं केल और कलीफ्ला की एक न्यू फ्यूजन कैले, और यहाँ पर ये वेट कर रही थी गोकू का ताकि वो गोकू से बैटल कर सके। और एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट बात, ये फ्यूजन वॉरियर कैलीफ्ला वाली फ्यूजन वॉरियर से काफ़ी ज़्यादा अलग है और इसका नाम है कैले। इस मोड पर कैले एक डांसिंग फ्यूजन है और उसके पास काफ़ी अलग एबिलिटीज़ है कैलीफ्ला के हिसाब से देखा जाए तो। इस मोड पर कैले सुपर सैयन 3 यूज़ कर सकती है, जो इस मोड पर जो कैलीफ्ला है उसके पास है, और वो केल की लेजेंडरी पावर्स को भी काफ़ी हद तक यूज़ कर सकती है सुपर सैयन 3 में। तो फिर ये फ्यूजन वॉरियर काफ़ी ज़्यादा ओवरपावर्ड होने वाली है कैलीफ्ला के सामने। असल में इन लोगों को यहाँ पर फ्यूजन करना पड़ा। अगर ये गलती से भी फ्यूजन ना करती तो इन दोनों का इस टूर्नामेंट में बने रहना ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होने वाला था। पर इनके लिए एक सही डिसीजन पोटेरा फ्यूजन था, ना कि डांसिंग फ्यूजन, पर इन लोगों ने डांसिंग फ्यूजन को परफॉर्म किया है। इस मोड पर यहाँ पर काफ़ी सारी बैटल चल रही थी, पर इस पूरे टूर्नामेंट का जो मेन अट्रैक्शन इस मोड पर जो चीज़ बनी हुई थी, जो सारे ही एंजल्स को और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस को अट्रैक्ट कर रही थी, वो ये थी कि जिरेन और ब्रोली ये दोनों आमने सामने कब आएंगे, ये दोनों एक दूसरे से कब भिड़ेंगे। इस मोड पर बेलमॉथ को ब्रोली से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। बेलमॉथ इस मोड पर कहता है कि जिरेन के सामने ये सभी कचरे के बराबर है, ये लोग जिरेन के आगे बिल्कुल भी नहीं टिक सकते। और यहाँ पर जो बेलमॉथ का काय है वो भी इस बात से एग्री करता है और इन लोगों को इस मोड पर ये लग रहा था कि जिरेन को कोई भी डिफीट नहीं कर सकता। अगर हम चांपा की बात करें तो चांपा को ब्रोली से फ़र्क नहीं पड़ता। इस मोड पर उसके यूनिवर्स में एक हीरा था, पर उसे इससे फ़र्क नहीं पड़ा। इस मोड पर वो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट लग रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे कि उसने अपनी होप को हार लिया है, क्योंकि इस मोड उसकी पूरी होप हिट के ऊपर थी, ना कि ब्रोली के ऊपर, और वो ब्रोली को कुछ भी नहीं समझता। यहाँ पर वो सिर्फ ये सोच रहा है कि ये लोग मैच को कितना लंबा खींच सकते हैं और कितना ये लोग सर्वाइव कर सकते हैं। इस मोड पर बीरस अपनी होप लगाए बैठा है और इस मोड पर बीरस का पल्ला यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भारी है। इसकी वजह से वो इस मोड पर अपने दिल में एक होप लिए हुए है कि ये बैटल अब वही जीतेंगे, क्योंकि यहाँ पर हर किसी के पास सुपर सैयन ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन है या फिर उसके लेवल की कोई ट्रांसफॉर्मेशन है, और गोकू तो उस बैरियर के आगे है। तो फिर यहाँ पर उनका जीतने का चांस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। और अभी तक यूनिवर्स 7 के आगे अभी भी कोई भी स्टैंड नहीं कर पाया है। यूनिवर्स 11 भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल तरीके से खुद को संभाल रहा है। तो
तो इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं। सबसे पहला सवाल तो यहाँ पर ये निकल के आता है, ये जो बारडॉक नाम का कैरेक्टर है आखिर या ये कोई गधा है क्या? क्योंकि ये इस मूवर्ट पर मल्टीवर्स के काफ़ी ज़्यादा पास में है, पर अब ये मल्टीवर्स से दूर जा रहा है। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? और यहाँ पर जो प्लान सडाला यूनिवर्स 6 है वहाँ पर दो लेजेंडरी सेम्स क्या कर रहे हैं? ये पॉसिबल कैसे है? हाँ, और यहाँ पर जो पिकोलो नाम का कैरेक्टर है जिसे इस वर्ड पर तुम लोगों ने पिछले वीडियो में कमेंट किया था कि ये कैरेक्टर मिसिंग है, तो यहाँ पर गोहान ने ये रिवील किया है कि पिकोलो 2 से 3 साल से मिसिंग है। तो आखिर इसके पीछे क्या मिस्ट्री हो सकती है? क्या ये सारी चीज़ें कनेक्टेड है? तो हाँ, इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल करके आते हैं, तो इन सब के जवाब हम जानेंगे अपने आने वाले कुछ वीडियोज़ में। तब तक के लिए बाय बाय। अगर तुम्हें ये वीडियो गलती से ही पसंद आई है तो जल्दी से जाकर इस वीडियो को लाइक करो और इस वीडियो पर कमेंट करना मत भूलना, क्योंकि तुम्हारे कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलती है। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, और ये रहे कुछ ऐसे कमेंट्स जिन्हें देखकर मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिली।